नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से खुशहाल होगा डियर। आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट की, जो कि पैडागोजी से रिलेटेड है और आगे आने वाला सीटेट हो, जो कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देख रहे हैं कि अब जो भी शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं कराई जाएंगी उनमें पैडागोजी को बेस माना जाएगा, यानी पैडागोजी कंपलसरी होगी हर एक एग्जाम में, चाहे वो सीटेट हो या आगे आने वाला सुपर टेट भी आप देखेंगे उसमें भी पैडागोजी को इंक्लूड किया गया है डियर। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड सर्किल यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, छात्रों के शिक्षण में नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है? नैतिक शिक्षा वर्तमान माहौल के लिए आवश्यक है, या नैतिक शिक्षा छात्रों को प्रोत्साहित करती है, या नैतिक शिक्षा चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है, या नैतिक शिक्षा एक मनुष्य को महान मनुष्य बनाती है? आपको देखने में बिल्कुल चारों ऑप्शन एकदम सही लग रहे हैं डियर, लेकिन आपको सबसे अच्छा ऑप्शन चुनना है। तो छात्रों में जो नैतिक शिक्षा का है वो छात्रों के लिए चरित्र विकास के लिए आवश्यक है डियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी एकदम करेक्ट है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए उचित तरीका है। अनुशासनहीन छात्रों के अभिभावकों को सूचित किया जाना चाहिए। अनुशासनहीन छात्रों को कठोर सजा दी जानी चाहिए। यदि शिक्षण रुचिकर है तो अनुशासनहीनता नहीं होगी। आप उन्हें प्रसन्न रखिए ताकि वो अनुशासित तरीके से जिएं। तो बता दें डियर, जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे उचित तरीका होगा, जब आप अपनी शिक्षण विधि को रुचिकर बना लेंगे तो कोई भी बालक अनुशासनहीनता क्लास में करेगा ही नहीं डियर। तो आप जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल और शिक्षण विधियों का ऐसे प्रयोग कीजिए कि प्रत्येक बालक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप जो है शिक्षा मुहैया कराइए ताकि वो रुचिकर लगे उनको। तो इसका जो सही ऑप्शन है सी एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। स्कूल के एक लंबी अवधि के लिए, अगर स्कूल एक लंबी अवधि के लिए बंद रहता है परंतु जब स्कूल खुलता है दोबारा डियर, तो विद्यार्थी को आप कैसे पढ़ाएंगे? जैसे इस समय कोविड-19 का कहर चल रहा है और लगातार 1 वर्षों से विद्यालय पूर्ण रूप से बंद हैं। अब विद्यालय धीरे धीरे खुल रहे हैं, तो आप जब खुलेंगे तो आप कैसे पढ़ाए जाएंगे? प्रश्न यही पूछ रहा है। आप गृह कार्य की जांच करेंगे, आप अपनी दिनचर्या के अनुसार पढ़ाएंगे, या आप छात्रों को ट्यूशन के लिए अपने घर पर बुलाएंगे, या आवश्यकता अनुसार आप अधिक समय देंगे? तो स्कूल एक लंबी अवधि के लिए बंद था डियर, ये नहीं कि आपने जो पुराने प्रोसेस में आपने पढ़ाया था तो आपको उस प्रोसेस में कोई बदलाव की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसी प्रोसेस से आपको पढ़ाना है जिसे आपने पहले पढ़ाया था। तो आप अपनी दिनचर्या के अनुसार ही उसे पढ़ाएंगे डियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी एकदम करेक्ट है। आप अपनी दिनचर्या के अनुसार पढ़ाइए उसको, जैसे पहले पढ़ाते थे। जब बालक पहले अच्छे से सीख पा रहा था ज्ञान को, तो वो उसी कैटेगरी से आप पढ़ाइए, उसी दिनचर्या के साथ वो एब्जॉर्ब कर लेगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बच्चों में लेखन क्षमता विकसित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अधिक से अधिक गृह कार्य दिया जाना चाहिए, या श्रुतलेख हिमला का अभ्यास करना चाहिए, या लेखन अभ्यास सुनने या दोहराने के द्वारा किया जाना चाहिए, या लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए? तो बात आई है लेखन क्षमता को विकसित करना है बालक में, तो क्या आप अधिक से अधिक गृह कार्य देंगे लेखन क्षमता विकसित हो जाएगी? कतई नहीं विकसित होगी डियर। गृह कार्य देने से ये नहीं है कि वो उसमें लेखन क्षमता की जो कला है वो डेवलप्ड हो जाएगी, जरूरी नहीं डियर। श्रुतलेख या इमला अभ्यास करने से ये भी सही नहीं है डियर। लेखन अभ्यास सुनने या देखने के द्वारा किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। लिखने के लिए आप क्या करेंगे? आप बालक को सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करेंगे। जब आप उसे प्रेरित कर देंगे, जब वो इंटरनल मोटिवेट होगा, आंतरिक रूप से जो है प्रेरित होगा, तो वो खुद जो है क्रिएटिविटी थिंकिंग एबिलिटी को प्रोड्यूस करेगा और रचनात्मकता उसके अंदर आ जाएगी और वो जो है अच्छे से लेखन क्षमता को विकसित करने लग जाएगा। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। रचनात्मक बच्चा वह है जो कक्षा में प्रथम आता है, जिसका व्यवहार रचनात्मक है, जिसका व्यवहार अच्छा है, या जिसकी याददाश्त अच्छी है? तो रचनात्मक बच्चा वो है, क्रिएटिविटी थिंकिंग वो उस बच्चे में ज़्यादा है जिसका व्यवहार ही क्या है? रचनात्मक है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
यदि शिक्षक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत मतभेदों को डैश डैश द्वारा ध्यान देकर समझ सकता है। कैसे? आंखों से संपर्क करके, बुद्धिमत्ता से, भाषा और अभिव्यक्ति से या आग्रहकारी से। तो मान लीजिए आप टीचर हैं, आप क्लास में एक समूह या समुदाय में व्यक्तिगत मतभेद को समझना चाहते हैं, तो आप कैसे जान पाएंगे कि इस बालक और इस बालक में अंतर क्या है? तो आप सिर्फ और सिर्फ उसकी भाषा और अभिव्यक्ति से ही जान पाएंगे डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता या ये सभी। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता है डियर वो लिंग भेद में भी पाई जाएगी, शारीरिक रचना में भी पाई जाती है और मानसिक योग्यताओं में भी पाई जाती है। क्योंकि किसी भी दो बालकों का जो मानसिक विकास है वो एक लेवल का नहीं होता, शारीरिक रचनाएं एक तरीके की नहीं हो सकती डियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी एकदम करेक्ट है, डी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता की स्तर को जानकर, आपके उचित शब्दों के प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से या जोर से बोलकर। तो जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं एक दूसरे से, तो संप्रेषण तभी जो है इफेक्टिव बनेगा जब आपके शब्द क्या हों, उचित हों, अच्छे शब्दों का आप जो है समावेश करके समझा रहे हों, तो संप्रेषण क्या होगा? नंबर 1 का होगा डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य या समाज के संभाव्य लोग या विशेषज्ञ। तो मान लीजिए आप एक टीचर हैं, तो आपके जो आचरण का मूल्यांकन सबसे ज़्यादा कौन करेगा? मात्र आपके शिष्य ही कर पाएंगे डियर। तो आपके जो शिष्य हैं वो ही आपको अच्छे से जान पाएंगे कि हमारे टीचर में, हमारे जो शिक्षक हैं, इनमें क्या खूबियां हैं और इनमें क्या कमियां हैं डियर। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका शिष्य ही जान पाएगा। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। प्रश्नों को शिद्दत से देखिएगा, मैं वादा करता हूं कि प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के हैं, आपको प्रश्न अच्छे लगेंगे डियर। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी करना, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना, या छात्रों को साक्षर बनाना, या बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो जो विचार में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है डियर वो है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। जब बालक के आप सभी पक्षों का जो है एक बारगी विकास कर देंगे, डेवलप्ड कर देंगे, तो वो एक भारत का अच्छा नागरिक और नंबर 1 का सामाजिकता से ओतप्रोत जो है नागरिक बनेगा, जो कि आगे आने वाले समय में इस देश के लिए एक होनहार साबित होगा डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पाठ्यचर्या निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं को, शिक्षण अनुदेशन को, या ए और बी दोनों। तो जब आप पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हैं तो शिक्षा का उद्देश्य तो बहुत जरूरी है। जब आप बिना उद्देश्य के शिक्षा ही बेकार है डियर। तो ए ऑप्शन तो एकदम कंफर्म है, सही है। बी कह रहा है छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं को ध्यान में रखकर हमें मुहैया कराना है। बिल्कुल सही है, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है वो डी। ए और बी एकदम करेक्ट है डियर। प्रश्नों को बिल्कुल शिद्दत से नोट करते हुए चलिएगा, एक एक प्रश्न आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे डियर। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधन, या ये सभी। तो जब मेन जो विद्यालय की धुरी होती है वो विद्यालय के प्रधानाचार्य पर ही टिकी होती है डियर। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपके घर में दीवार घड़ी होगी, तो जो दीवार घड़ी में आप देखते हैं 3 सुइयां होती हैं, 1 घंटा की, 1 मिनट की, 1 सेकंड की। तो जो बड़ी वाली सुई है डियर वो उसी प्रकार तीनों घड़ियों में सुशोभित करती है, जैसे कि वो अन्य 2 छोटी सुइयों को का जो है वो एक तरीके का हेड होती है डियर। तो उसी तरीके से विद्यालय में भी प्रधानाचार्य के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो हर टीचर का एक एक पर्टिकुलर मूल्यांकन करता है कि ये कैसे रीड करा रहा है बालक, हमारे कॉलेज के कैसे अच्छे से सीख पा रहे हैं कि नहीं। तो जो प्रधानाचार्य का दायित्व है वो छात्रों के लिए प्रेरणादायक भी होता है और अध्यापकों के लिए समानता का भाव भी रखता है, और कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है, कुशल प्रबंधक है, वो बेहद जरूरी है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी एकदम करेक्ट है डियर, नोट रखिएगा डी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नत देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, या अच्छा वेतन दे करके।
तो आप अध्यापक की जो कार्यक्षमता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके कार्यों की सराहना करेंगे अगर, तो अध्यापक खुश हो जाएगा और वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करके अपनी जो शिक्षण विधि कौशल को और ज़्यादा स्किल को डेवलप करेगा और अच्छे से समझाने का प्रयास करेगा डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व तो सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक या प्रयोजनवादी? तो कक्षा का जो नेतृत्व तो सबसे अच्छा माना गया है वो लोकतांत्रिक माना गया है, यानी कि सभी के विचारों को सुनने और बोलने की, अभिव्यक्ति की क्या हो, आज़ादी हो, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हो। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी में या कॉलेजों में? तो अभिभावक की जो मुलाकात की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है वो प्राइमरी में पड़ती है डियर, क्योंकि वहाँ बच्चा छोटा होता है और बच्चा जब एकदम छोटा होता है तो वो कुछ ना कुछ गलतियाँ भी करता है। आपको पता ही, छोटे बच्चे थोड़ा शरारती होते हैं डियर। तो जब उनकी कोई कमी होती है या कोई अच्छाई होती है या कुछ भी बातें होती हैं तो उसके लिए अभिभावक के साथ उनको हर सप्ताह में एक बार शेयर करना जरूरी होता है डियर। तो अभिभावक जो मुलाकात दिवस है वो प्राइमरी की कक्षाओं में जरूर बनाया जाता है। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, इससे क्या होता है? सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्तित्व का, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या ये सभी? तो विद्यालय के जब सभी कार्यक्रमों में आप भाग लेंगे तो सीखने का तो अवसर मिलेगा ही, व्यक्तित्व का विकास भी होगा और आत्मविश्वास के विकास में भी सहायता मिलेगी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी एकदम करेक्ट है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति या सहृदयता? तो किसी भी विषय के वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए जो अध्यापक का मेन गुण है डियर वो प्रभावी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब प्रभावी अभिव्यक्ति का मतलब ये है कि आप मान लीजिए बहुत बड़े एजुकेटर हैं, बहुत बड़े टीचर हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान कूट कूट कर भरा है, लेकिन आप उस ज्ञान को सही तरीके से बच्चे के सामने प्रदर्शित नहीं कर पा रहे, मतलब उसको सही तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं किसी भी पॉइंट को, तो आपका जो ज्ञान है वो डियर अच्छा ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपके अंदर तो बहुत बड़ा ज्ञान है, जब आप उसे बाहर समाज में अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं विद्यालय में तो आप एक अच्छे एजुकेटर नहीं है डियर। मान लीजिए कोई टीचर है जिसके पास नॉलेज कम है लेकिन उसके समझाने का तरीका यानी कि प्रभावी जो अभिव्यक्ति है वो बहुत बढ़िया है डियर, तो वो बेस्ट एजुकेटर है। यही पूछ रहा है प्रश्न में। तो सर्वप्रथम जो अच्छा गुण है टीचर का वो प्रभावी अभिव्यक्ति है, संप्रेषण उसका प्रभावी होना चाहिए डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपकी जो सही आलोचना करता है डियर तो समझ लीजिए वो जो आपकी कमियां बता रहा है तो उसके साथ आप सिर्फ और सिर्फ एक मित्र के रूप में व्यवहार कीजिए, क्योंकि मित्र ही आपकी कमियों को बताता है डियर, और जो कमी बताता जाएगा आप उसमें सुधार करते जाइएगा, वही अच्छा होगा। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्दों के प्रयोग से, या आपके विस्तृत ज्ञान से, या जोर से बोलकर? तो जो प्रभावी संप्रेषण है वो सिर्फ और सिर्फ आपके उचित शब्दों के प्रयोग से होगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर या धर्म के ऊपर? तो नैतिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व तो है डियर ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर होना चाहिए? समाज के ऊपर होना चाहिए। जब आप अच्छे सोशल में, अच्छे समाज में रहेंगे डियर तो आप जो है नैतिक शिक्षा का जो विकास है वो बहुत तेजी से कर पाएंगे डियर, और बालक जो है जिस समाज में रहता है उसी समाज के साथ वो जो है घुल मिल जाता है और उसी तरीके से अपने विचारों को जो है संप्रेषित करने लग जाता है डियर। तो ये थे आज के बाल मनोविज्ञान पेडागोजी से रिलेटेड लगभग 30 से 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आया होगा। अगर मेरे द्वारा समझाए हुए प्रश्न आपको शिद्दत से समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपसे जल्द ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।